आज हम अपने वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे मौर्यकालीन स्थापत्य एवं कला। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। पाषाण ग्रह काल का सर्वप्रथम किस राजवंश के अंतर्गत हुआ? पाषाण ग्रह कला का सर्वप्रथम विकास किस राजवंश के अंतर्गत हुआ? तो मौर्य वंश के अंतर्गत। मौर्य कला में मौर्य स्तंभों के लिए पत्थर किस स्थान से प्राप्त किया जाता था? तो चुनार मिर्ज़ापुर से। पत्थर को चमकाने की कला ऐसी पूर्णता तक पहुंच गई थी कि इसके लिए आधुनिक क्षमता से परे लुप्त कला हो जाने की बात कही जाती है। स्मिथ ने यह टिप्पणी किसकी कला के विषय में कही थी? तो किसके बारे में? मौर्य कला के विषय में कही थी। अशोक के स्तंभलेख के शीर्ष पर किन पशुओं का चित्र उत्कीर्ण मिलते हैं? तो सिंह, अश्व, हाथी तथा बैल। मौर्य काल से संबंधित कौन सी मूर्ति कलाएं हैं? तो यक्षी, पालवाहक, हाथी धौली तथा रामपुरवा का सांड शीर्ष स्तंभ। अब महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। मौर्यकालीन कला को मुख्यतः कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? तो 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। राज्य की कला या दरबारी कला, इसके अंतर्गत राज्य द्वारा निर्मित स्मारक मिलते हैं जैसे राजप्रसाद, स्तंभ, गुहा, विहार और स्तूप। लोक कला, इसके अंतर्गत स्वतंत्र कलाकारों द्वारा लोक रुचि की वस्तुओं का निर्माण किया गया है जैसे यक्ष, यक्षिणी की मूर्तियाँ तथा मिट्टी की मूर्तियाँ। मौर्ययुगीन स्थापत्य की विशेषताएं देख लेते हैं। क्या है? निर्माण कार्य में पत्थरों को तराश कर प्रयोग किया जाता था, पहली चीज़। लौ एस्कों को सधा हुआ प्रयोग। चमकदार पॉलिश ओक का प्रयोग। राजप्रसाद में लकड़ी का विशेष प्रयोग। परखम, मथुरा तथा उत्तर प्रदेश से यक्ष की मूर्ति मौर्य कला की विशिष्ट उदाहरण है। आगे देखते हैं। मौर्य स्तंभों के शीर्ष पर आकृतियाँ। बासाड़ सिंह शीर्ष स्तंभ, शकिंसा गज शीर्ष स्तंभ, रामपुरवा वृषभ शीर्ष स्तंभ, लौरिया नंदनगढ़ सिंह शीर्ष स्तंभ, रामपुरवा सिंह शीर्ष स्तंभ, सांची चतुर्थ सिंह शीर्ष स्तंभ और सारनाथ चतुर सिंह स्तंभ। आगे देखिए। मौर्य युगीन भाषा एवं साहित्य। मौर्य काल में जनसाधारण की भाषा क्या थी? तो पाली थी। अशोक ने अपने अभिलेखों को किस भाषा में उत्कीर्ण करवाया था? तो प्राकृत भाषा में। मौर्य कला में शिक्षा का सर्वाधिक प्रतिष्ठित स्थल कौन था? तो ये तक्षशिला था। मुख्यतः किन 2 लिपियों का प्रयोग किया गया है? तो खरोष्ठी और ब्राह्मी लिपियों का मुख्यतः प्रयोग किया गया है। मौर्य युग की प्रमुख कृतियाँ कौन सी थी? कथावस्तु यमोगालिपुत्तिस्य, कल्पसूत्र, बहद्रबाहु और अर्थशास्त्र कौटिल्य। ये रचना है और ये इनके रचनाकार हुए। कल्पसूत्र, भद्रबाहु, कथावस्तु, मोगालिपुत्तिस्य और ये अर्थशास्त्र कौटिल्य। परावर्ती मौर्य सम्राट, ये 236 से 184 ईसा पूर्व देख लेते हैं। अशोक की मृत्यु के पश्चात मृत्यु 237 से 36 ईसा पूर्व के लगभग हुई। उसके बाद का मौर्य वंश का इतिहास अंधकारपूर्ण है। विभिन्न स्रोतों से मौर्य वंश के 9 से 10 राजाओं के नाम मिलते हैं, देख लीजिए, पुराणों के अनुसार और दिव्य वादन के अनुसार। पुराणों के अनुसार पहला कुणाल रहता है, इसमें भी वही है। फिर बंधु पालित कुणाल का पुत्र, ये संपदी, ये कुणाल का पुत्र। इसमें इंद्रपालित या और इसमें दिव्य वादन में क्या बताया गया है? बृहस्पति संपादी का पुत्र, ये बंधु पालित का पुत्र है। दोषण बंधु पालित का पौत्र। व्रजसेन बृहस्पति का पुत्र। दशरथ अशोक का
पुत्र और पुण्य धर्मन ये वृषसेन का पुत्र है। अब ये संप्राप्ति ये दशरथ का पुत्र है और ये पुण्यमित्र पुण्य धर्मन का पुत्र है। ये आगे देखिए, शालीशुक ये मिलता है किसमें आपको, ये पुराणों में मिलता है शालीशुक। और देवधर्मन फिर शत धनुष देवधर्मन का पुत्र है ये। और बृहद्रथ आखिरी सम्राट। किस परवर्ती मौर्य साम्राज्य को जैन धर्म का संरक्षक कहा गया है? तो दशरथ को कहा गया है। परावर्ती सम्राट दशरथ ने किस स्थान पर आजीविकों के रहने के लिए गुफाएं निर्मित करवाई थी? तो कहाँ करवाई थी? नागार्जुन पहाड़ी पर, गया जनपद, बिहार। परवर्ती मौर्य सम्राट शालीशुक की उपाधि क्या थी? तो शुभाग सेन। पुराणों के अनुसार मौर्य वंश का अंतिम शासक किसे बतलाया गया था? तो बृहद्रथ को बतलाया गया है। किस परवर्ती मौर्य सम्राट को प्रज्ञा दुर्बल या बुद्धिहीन शासक कहा गया? तो बृहद्रथ को कहा गया। आगे देखिए, पुष्यमित्र शंगु ने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की किस वर्ष हत्या कर मौर्य वंश का अंत कर दिया? तो 184 ईसा पूर्व में। आगे देखते हैं, मौर्य साम्राज्य के पतन के क्या क्या कारण थे। पहला तो अयोग्य और निर्बल उत्तराधिकारी, ये पहली चीज़ है जो कि किसी शासन के, किसी राजवंश के समाप्त होने का मुख्य कारण यही होता है। फिर प्रशासन का अत्यधिक केंद्रीकरण, राष्ट्रीय चेतना का अभाव। ठीक। और सांस्कृतिक असमानताएं, प्रांतीय शासकों के अत्याचार, करों की अधिकता, ये था मौर्य वंश के पतन के प्रमुख कारण। मौर्य साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण क्या था? अशोक के बाद के राजाओं का निर्बल होना। अब विविध देख लेते हैं, विविध फैक्ट मौर्य काल के बारे में। प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर, दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो खरोष्टी लिपि लिखी जाती, दाईं से यानी कि इधर की ओर, दाईं से बाईं। अशोक अपने राज्याभिषेक में कितने वर्षों बाद कुछ प्राणियों की सूची जारी की थी, जिनमें उसने उन प्राणियों की हत्या करना प्रतिबंधित कर दिया था? तो 36वें वर्ष उसने ये कहा था कि ऐसे प्राणियों की हत्या नहीं होगी। वर्तमान नगर पालिका का कौन सा कार्य मौर्य काल से जारी है? तो जन्म एवं मृत्यु दर का पंजीकरण। भारत के इतिहास, सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशी इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना किसका कार्य था? तो मागध एवं सूत वर्ग का। प्राचीन भारत के किस ग्रंथ में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? तो किसमें दी गई है? अर्थशास्त्र में। परवर्ती मौर्य सम्राट शंगु एवं कर्ण के संदर्भ में सत्य कथन क्या है? अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शंगु ने की थी। अंतिम शंगु राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कर्ण ने की थी और उसे राज सिंहासन हथिया लिया था। फिर आंध्र के कर्ण राजवंश के अंतिम शासक के पद से वंचित किया था। आंध्र ने कर्ण राजवंश के अंतिम शासक को पद से वंचित किया था। अब देखिए आगे, जनपद स्तर पर मौर्य अधिकारियों का सही क्रम क्या है? प्रादेशिक, राजयुक्त, युक्त। क्या है? प्रादेशिक था, फिर राजयुक्त था, फिर युक्त था। कल्याण के व्यापारिक केंद्र के रूप में उल्लेख किस यूनानी लेखक ने किया है? तो कासमास ने। चट्टानों और मुक्त रूप से खड़े स्तंभों पर उत्कीर्ण लेखों को लोक प्रदर्शन की विधि भारतीय शासकों द्वारा अपनाई नीति का संबंध किसके द्वारा अपनाई गई प्रथा का अनुसरण की थी? ये हखानमी थे। कौन सा एक स्थान अशोक के साम्राज्य के दक्षिणी भाग का प्रशासकीय केंद्र था? तो स्वर्णगिरी था। श्वेत लोहे का संदर्भ लेकर किसने प्राचीन काल में भारत में विकसित लौह प्रौद्योगिकी का साक्ष्य प्रस्तुत किया? तो कार्टियस ने।
बिंदुसार के शासनकाल में अशोक को किस अंचल का शासनभार दिया गया था? तो तक्षशिला एवं उज्जैनी का। वह कौन सा मौर्य राजा था जिसने राजमुकुट को त्याग कर जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। का कालानुक्रम क्या है? पहले देखिए एरियन, ये 36 से 16 BC तक रहा। स्ट्रैबो 63 से 19 AD तक। और प्लानी ये 23 AD से लेके 89 AD तक। टालमी 90 से 116 AD तक। मौर्य शासनकाल में पिंडकर किस प्रकार का कर था? तो एक ग्राम से संयुक्त रूप से संग्रहित करता ये पिंडकर। आगे देखिए, किस एक ग्रंथ में चाणक्य की योजना का विवरण है जिसके अनुसार उसने अंतिम नंद शासकों को एक ही मंत्री के षड्यंत्र को विफल कर चंद्रगुप्त मौर्य को राज सिंहासन पर आसीन करवाया था? तो मुद्रा राक्षस से। यवन लेखकों के अनुसार मौर्य राजस्व का कौन सा लक्षण था? तो राजा सदैव सशस्त्र व्यक्तियों से घिरा रहता था जो अंगरक्षक थे। राजाओं को प्रिय व्यसन आखेट था। राजाओं को प्रसन्न करने के लिए पशु युद्धों का आयोजन किया जाता था। आगे देखते हैं, भारत के विभिन्न व्यापारिक मार्गों की तुलनात्मक गुणों का बुद्धिमत्तापूर्वक गुण विवेचन किसने किया? तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में। वेदिका से घिरा वृक्ष का प्रतीक कहाँ से प्राप्त हुआ? तो मौर्यकालीन आहत सिक्कों से। कौन से कारण मौर्यकाल के भौतिक संस्कृति के आधार पर लोहे का अत्यधिक प्रयोग, आहत सिक्कों का बाहुल्य, उत्तरी काले पॉलिश वाले मृदभांडों की प्रचुरता, पक्की हुई ईंटों का प्रयोग, वलय कूपों का प्रयोग। कौन सा एक साक्ष्य अशोक की तिथि निर्धारित करने के लिए सर्वाधिक विश्वसनीय साक्ष्य है? तो विदेशी राजाओं का उल्लेख करने वाले अशोक के अभिलेख। आगे देखते हैं, अन्य राष्ट्रों में लड़ाइयों की भूमि को नष्ट करने का चलन है। भारतीयों में भूमि जोतने वाले पड़ोस के लड़ाई चलते रहने के बावजूद किसी भी संकट के भाव से उद्विग्न नहीं होते और उत्पीड़क नहीं होते। यह वक्तव्य किसका है? तो मेगस्थनीज का है। जैन ग्रंथों के अनुसार अशोक के पौत्र संप्रति की द्वितीय राजधानी किस नगर में स्थित थी? तो ये थी उज्जैन। मौर्यकाल की किस पुस्तक में जहाज निर्माण और नाविक गतिविधियों का वर्णन मिलता है? तो इंडिका में। प्राचीन भारत में कौन सा व्यापारिक मार्ग सबसे लंबा था? तो तक्षशिला से ताम्रलिप्ति तक। मौर्यकाल में गुप्तचर व्यवस्था का सर्वप्रथम विस्तृत विवरण किस ग्रंथ में मिलता है? तो अर्थशास्त्र में मिलता है। किसका कथन है कि मौर्य काल में जहाजरानी पर राज्य का एकाधिकार था? तो कौटिल्य का ये कथन है। अधिकारी जिला एवं ग्राम के बीच के स्तर से कर वसूलने के लिए जिम्मेदार था? तो गोप। श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार करने वाले महेंद्र ने किससे बौद्ध धर्म के अध्ययन किया था? तो मोगली पुत्र से। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पाशुपत संप्रदाय का प्रबल केंद्र किस स्थान पर स्थित है? तो मथुरा में था। मौर्यकालीन प्रशासकीय केंद्र समापा का समीकरण किसके साथ किया जाता है? तो जौगढ़ से। किस यूनानी विद्वान ने कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों की सहायता से संपूर्ण भारत पर आक्रमण कर अधिकार प्राप्त किया था? तो प्लूटार्क ने ऐसा बताया। भारत का इतिहास लिखने वाले प्रथम विदेशी इतिहासकार किससे कहा जाता है? तो मेगस्थनीज को। सारनाथ स्तंभ चक्र क्या दर्शाता है? तो न्याय को दर्शाता है। अशोक राजकुमार के रूप में अशोक ने विद्रोह को दमन करने के लिए किस स्थान पर भेजा गया था? तो तक्षशिला में भेजा गया था। अशोक मौर्य शासन अशोक के संदर्भ में सत्य कथन क्या है? अशोक के औपचारिक राज्यारोहण में विलंब हुआ था। 5वें शिलालेख में अशोक के भाइयों के अंतापुर की जानकारी मिलती है। अशोक बिंदुसार के समय तक्षशिला और उज्जैन का वायसराय था। आगे देखिए, चाणक्य जो चंद्रगुप्त मौर्य का
प्रसिद्ध मंत्री था? किस विश्वविद्यालय में अध्यापक था? तो तक्षशिला। भारतीय लोगों के किस गुण की मैगनीज ने प्रशंसा की है? तो उच्च नैतिक विचार की। मौर्य समाज में शांति और अनुशासन व्यवस्था का उल्लेख है। नीय तत्व क्या था? तो घरों में ताले नहीं लगाना। मौर्य युग में एक व्यक्ति के सुखी रहने का क्या कारण था? सादा और मितव्ययी जीवन। शिलालेख जो समकालीन दस्तावेज होते थे, उसकी विशेषता क्या थी? शिलालेखों में बाद में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता था। मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए ब्राह्मण प्रतिक्रियावाद उत्तरदायी था। यह किस विद्वान का कथन है? तो हरप्रसाद शास्त्री का। वह साक्ष्य कौन सा है जो अशोक के भ्रात युद्ध की परंपरा को झुठलाता है? तो अशोक का चौथा शिलालेख। अभिधम्ब चिंतामणि नामक ग्रंथ में कौटिल्य ने किन नामों का विवरण प्राप्त हुआ है? तो वात्स्यायन, मिल्लनाग, कुटिल, चाणक्य, द्रामिल, पच्छिल स्वामी, विष्णुगुप्त और अंगुल। कौन कौन से हैं कौटिल्य के नाम? अभिधाम चिंतामणि नामक ग्रंथ में कौटिल्य के किन नामों का विवरण प्राप्त होता है? तो वात्स्यायन, मल्लिनाग, कुटिल, चाणक्य, द्रामिल, पच्छिल स्वामी, विष्णुगुप्त और अंगुल। मौर्योत्तर काल जो कि 184 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक का है। अगर वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं इसको। पतन के पश्चात भारत के पूर्वी और मध्य दक्कन क्षेत्रों में कई राजवंश सत्ता में आए जो निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं? कुछ देशी हैं, मौर्योत्तर काल कुछ देशी राज्य हैं, कुछ विदेशी हैं। जैसे देशी राज्य में शंगु वंश, शंगु, कर्ण, सातवाहन, चेदी या महामेघवाहन। और इसमें देखिए विदेशी शासक में इंडो ग्रीक, हिंदी यवन जिसे कहते हैं पहलव, पार्थियन, शक, कुषाण। मौर्य वंश के पतन के पश्चात उत्तर दक्षिण भारत में कौन से 3 ब्राह्मण राजवंश स्थापित हुए? तो शंगु, कर्ण और सातवाहन। मौर्य वंश के पतन के पश्चात वैदिक धर्म, वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था, शत्रु देशी राष्ट्रीय राजनीति परंपरा के अनुरूप जीवन का पुनरुत्थान किन राजवंशों ने शुरू किया था? तो शंगु, कर्ण, सातवाहन राजवंश ने। किस काल में वैदिक प्रतिक्रिया और पुनरुत्थान का काल कहा जाता था? तो मौर्योत्तर काल को कहा जाता है। शंगु वंश देख लेते हैं। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या किसने की थी? तो पुष्यमित्र शंगु ने की थी। शंगु राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो पुष्यमित्र शंगु ने की थी। शंगु राजवंश की स्थापना कब की गई थी? 184 ईस्वी पूर्व करी थी। शंगु राजवंश किस कुल से संबंधित है? तो ब्राह्मण। शंगु राजवंश के इतिहास का स्रोत क्या है? मत्स्य पुराण, वायु पुराण, ब्राह्मण पुराण। हर्षचरित, पतंजलि का महाभाष्य, कालिदास के माल विकाग्निमित्र और जैन ग्रंथ थेरावली से मेरुतुंग, हरिवंश और बौद्ध ग्रंथ दिव्यवादन थे। पुरातात्विक स्रोत देख लेते हैं। बौद्ध अयोध्या का लेख, वैश्यनगर का लेख और भरहुत का लेख। आगे देखिए पुष्यमित्र शंगु का पुरोहित कौन था? तो पतंजलि थे। किस ग्रंथ में यवन आक्रमण की चर्चा की गई है? जिसमें बताया गया है कि यवनों ने साकेत और माध्यिका को रौंद डाला। तो महाभाष्य में कहा गया ऐसा। किस ग्रंथ में विवरण मिलता है कि यवन आक्रांता साकेत, पंचाल, मथुरा और कुसुमध्वज पाटलिपुत्र तक आक्रमण किए थे? तो इसमें किसमें मिलता है? गार्गी संहिता में मिलता है। अयोध्या लेख को किसने उत्कीर्ण करवाया था? तो धनदेव ने करवाया था। पुष्यमित्र शंगु के समय कौशल प्रांत का राज्यपाल कौन था? तो धनदेव था। कि पुष्यमित्र शंगु ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। तो अयोध्या लेख से। पुराणों में पुष्यमित्र शंगु को कितने वर्षों तक शासन करने का उल्लेख किया गया है? तो 36 वर्ष तक। पुष्यमित्र शंगु ने किस नगर को अपने साम्राज्य की दूसरी राजधानी बनाया था? तो विदिशा को बनाया था। पुष्यमित्र शंगु ने शासन काल के समय यवनों के आक्रमण के संदर्भ में जानकारी किन ग्रंथों से मिलती है? तो महाभाष्य, गार्गी संहिता और माला विकाग्निमित्र से।
है ना। आगे देखते हैं। वह शंगु राजवंश का नवा शासक था, जिसने दरबार में यवन शासक एंटियाक्लीड्स का राजदूत हेलियोडोरस विदिशा आया था। तो भागवत अथवा भागभद्र। शंगु राजवंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति, देवभूमि जिसे कहा जाता है। शंगु राजवंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या करके किसने शंगु राजवंश की समाप्ति की? तो वासुदेव ने। वासुदेव। और फिर कण्वंश की ये स्थापना करता है वासुदेव। कण्वंश की स्थापना किसने करी थी? तो वासुदेव ने कही थी। कण्वंश की स्थापना कब की गई? तो 72 ईसा पूर्व में लगभग। पुराणों के अनुसार कण्व वंश के कुल कितने शासकों ने शासन किया था? तो वासुदेव, भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मा। कण्वंश का अंतिम शासक सुशर्मा। कण्वंश की राजधानी पाटलिपुत्र। कण्वंश की समाप्ति कब हुई? तो ये 27 ईसा पूर्व में हुई। 72 ईसा पूर्व में ये आते हैं और 27 ईसा पूर्व में इनकी समाप्ति भी हो जाती है। अब आते शंकुकालीन संस्कृति, सामाजिक जीवन का था। शंकुकालीन सामाजिक जीवन किस पर आधारित था? तो वर्णाश्रम पर आधारित था। शंकुकालीन संस्कृति में वर्णाश्रम धर्म और संस्कारों का पालन न करने वाले लोग क्या कहलाते थे? व्रत्य, वृषल अथवा संकर। शंकुकालीन समाज में स्त्रियों की दशा कैसी थी? अच्छी थी। महत्वपूर्णता से देख लेते हैं। शंकुकालीन समाज में अनुलोम और प्रतिलोम विवाह प्रचलित थे। उच्च वर्ण का व्यक्ति निम्न वर्ण की कन्या से विवाह कर सकता था, जिसे अनुलोम विवाह कहा जाता था। निम्न वर्ण का व्यक्ति उच्च वर्ण की कन्या से विवाह कर सकता, जिसे प्रतिलोम विवाह कहा जाता था। शंकुकालीन संस्कृति में गोत्र एवं संपिंड विवाह वर्जित थे। तलाक और पर्दा प्रथा भी इस समय वर्जित थी। मनु ने विवाह को आजीवन चलने वाली संस्था बताया है। आर्थिक जीवन। शंकुकालीन समाज में लोगों के आर्थिक जीवन किस पर निर्भर था? तो कृषि और पशुपालन पर निर्भर था। शंकुकालीन संस्कृति के महत्वपूर्ण देखिए। शंकुकालीन संस्कृति में व्यापार उन्नत स्थिति में था और इस समय विभिन्न व्यवसाय प्रचलित थे, जैसे मालाकार, स्वर्णकार, लौहकार, फिर ताम्रकार, जौहरी, कुम्हार, चर्मकार, चित्रकार, रंगरेज, दर्जी, जुलाहे, रथकार आदि। पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, हस्तिनापुर, वैशाली, तक्षशिला, वाराणसी आदि प्रमुख व्यापारिक नगर थे। भृगुकच्छ, सुपारक, ताम्रलिप्ति प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह थे। भृगुकच्छ, सुपारक, ताम्रलिप्ति ये क्या थे? प्रमुख बंदरगाह। पोत निर्माण इस काल में प्रमुख व्यवसाय था। इस समय रेशमी वस्त्र, हीरे जवाहरात, हाथी दांत की वस्तुएं तथा गरम मसाले का निर्यात किया जाता था। इस समय व्यापार विनिमय नियमित सिक्कों द्वारा होता था। स्वर्ण मुद्रा को निष्क, दिनार, स्वर्ण मासिक कहा जाता था। तांबे की सिक्कों को कशार्पण एवं चांदी के सिक्कों को पुराण अथवा धारण कहलाते थे। पुराण और धारण ये कशार्पण तांबे वाले, और दिनार, निष्क, स्वर्ण और स्वर्णमासिक ये स्वर्ण मुद्राओं को कहा जाता था। धार्मिक दशा देखते हैं। शंख काल वैदिक अथवा ब्राह्मण धर्म का पुनर्जागरण काल माना जाता है। वैदिक अनुष्ठानों पर बल दिया जाने लगा। इसी समय यह सिद्धांत प्रतिपादित हुआ कि जीव ही जीव का आहार है। इस समय भागवत धर्म का उदय हुआ। इसी समय मथुरा के समीप मोरा नामक स्थान पर एक लेख प्राप्त हुआ, जिसमें तोसा नामक किसी विदेशी स्त्री से संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, शाप और अनिरुद्ध की मूर्तियों की स्थापना की चर्चा मिलती है। शंख काल धार्मिक सहिष्णुता का काल कहा जाता है। इसमें एक ये लाइन फिर से देख लेते हैं हम लोग, इम्पोर्टेंट है। इस समय मथुरा के समीप मोरा नामक स्थान से एक लेख प्राप्त हुआ, जिसमें तोसा नामक किसी विदेशी स्त्री से संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, शाम और अनिरुद्ध की मूर्तियों की स्थापना की चर्चा मिलती है। शंख काल धार्मिक सहिष्णु काल था, मतलब धार्मिक भेदभाव नहीं था इस काल में। भाषा और साहित्य देख लेते हैं। शंख काल में संस्कृत भाषा का पुनरुत्थान हुआ। इस वंश के राजाओं ने संस्कृत भाषा को प्रोत्साहन दिया। संस्कृत भाषा को स्थिर रखने के लिए पतंजलि ने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य नामक ग्रंथ की रचना करी। महाभाष्य के अतिरिक्त मनुस्मृति का वर्तमान स्वरूप इसी युग में संभवतः रचा गया था।
अब स्थापत्य एवं कला देख लेते हैं। शंभु नरेश के शासनकाल में कला और स्थापत्य की स्थिति कैसी थी? तो उन्नत स्थिति में था। शंभुकालीन कला की विषय वस्तु क्या थी? लौकिक जीवन से संबंधित थी। शंभुकालीन कला के उत्कृष्ट नमूने किन स्थानों से प्राप्त हुए? भरहुत, सांची, बेसनगर तथा बोधगया से। शंभुकाल के सर्वोत्तम स्मारक किसे माना जाता था? तो स्तूप को। भरहुत स्तूप की खोज किसने करी थी? तो कनिंघम महोदय ने करी थी। कनिंघम महोदय ने भरहुत स्तूप की खोज कब की थी? तो 1873 ईस्वी में करी थी। भरहुत स्तूप की पाषाण वेदिका तथा तोरण के निर्माण किस काल में हुआ था? तो शंभु काल में हुआ था। भरहुत स्तूप के पूर्वी तोरण पर उत्कीर्ण लेख में किस शंभु शासक का नाम उल्लेख मिलता है? तो धन भूति का। बोधगया के विशाल मंदिरों के चारों ओर निर्मित पाषाण वेदिका का निर्माण किस काल में हुआ था? तो शंभु काल में हुआ था। महास्तूप की पाषाण वेदिका का निर्माण किस काल में हुआ था? तो शंभु काल में हुआ था। बेसनगर विदिशा से प्राप्त हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ का निर्माण किस काल में हुआ था? तो शंभु काल में हुआ था। शंभु काल में निर्मित बहुसंख्यक मिट्टी की मूर्तियां किस स्थल से प्राप्त हुई? तो कौशाम्बी से। मनुस्मृति भारतवर्ष के सर्वप्राचीन और सर्वप्रसिद्ध मनुस्मृति का कालक्रम 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी तथा मौर्योत्तर काल माना जाता है। मनुस्मृति ग्रंथ को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो मानव धर्मशास्त्र। मनुस्मृति 1776 में अनुवाद किस नाम से किया गया था? तो अ कोड ऑफ जेंटू हिंदू लॉ। मनुस्मृति को एक कोड ऑफ जेंटू हिंदू लॉ के नाम से अनुवाद किसने किया था? तो नैथेलियल हेड ने। नैथेलियल हेड ने। मनुस्मृति में 4 वर्णों के कर्तव्यों का विवरण किस प्रकार दिया गया? देखिए, ब्राह्मण अध्ययन, अध्यापन, याजन, दान करना और क्षत्रियों का प्रधान धर्म राज्य की रक्षा था। वैश्य व्यापार वाणिज्य करना और शूद्र 3 वर्णों की सेवा करना। मनुस्मृति के टीकाकार भरूच गोविंदराज, कुल्लू कट्टब, नारायण और मेघातिथि। मनु ने आचार्य संस्कृति के 4 क्षेत्रों में विभक्त किया। ब्रह्मवर्त सरस्वती व द्वैतदती के बीच का था। ब्रह्मार्ची देश गंगा यमुना के मध्य का भाग, कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पांचाल और सुरसेन जनपद। मध्य देश ये हिमाचल, विंध्य, सरस्वती एवं प्रयाग के बीच का प्रदेश था। आर्यवर्त 2 पर्वतों और पूर्व पर समुद्र के बीच का भाग था। मनुस्मृति में मिश्रित जातियों को दिए जाने वाले विभिन्न दर्जों के संबंध में कथन क्या है? वर्ण व्यवस्था एक दर्जा, कम से कम एक पत्नी से जन्मे बच्चों को द्विज के भागों के रूप में स्वीकृति मिलती थी। वर्ण दर्जे के हिसाब से 2 या 3 दर्जा नीचे की महिलाओं से बच्चे जन्म से शूद्रों में से एक नया समूह निर्मित होता था। यदि महिला का दर्जा पुरुष के दर्जे से ऊंचा होता है तो ऐसे विवाह की संतातियों को माता पिता के दर्जे से नीचे रखा जाता था। आगे देखिए, धर्मशास्त्र रचनाओं के संबंध में सत्य कथन है। इनमें 4 वर्णों और सामाजिक जीवन के मानदंडों का संदर्भ है। इसमें विभिन्न जातियों का संदर्भ नहीं है। इनमें जोर दिया जाता था कि प्रत्येक व्यक्ति अपने वर्ण के धर्म का पालन करे। अब विविध देख लेते हैं। किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए? तो स्ट्रेटो सेकंड ने शीशे के सिक्के जारी किए। और मौर्योत्तर काल के किस शासक ने सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों के चित्र अंकित किया है? तो अगाथोक्लीज ने क्या किया है? मौर्योत्तर काल के किस शासक ने सिक्कों पर संकर्षण और वासुदेव दोनों का चित्र अंकित किया? तो अगाथोक्लीज ने। तामन प्रथम ने विभिन्न उपलब्धियों वर्णित करी हैं। तो जूनागढ़ अभिलेख में उत्तरी और पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के किस राजवंश ने जारी किए थे? तो कुषाणों ने जारी किए थे। यौधेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? तो कार्तिकेय का। कनिष्क ने रबतक अभिलेखों में किन नगरों का उल्लेख मिलता है? तो साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र तथा चंपा में।
तक्षशिला विश्वविद्यालय से आयुर्वेद की शिक्षा किसने प्राप्त की थी? तो चरक और जीवक ने। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो पान चाउ ने। बाल विवाह की प्रथा कब प्रारंभ हुई? तो कुषाण काल से प्रारंभ हुई। अफगानिस्तान के बाहमनियान क्यों प्रसिद्ध था? तो बौद्ध प्रतिमा के लिए। बामियान क्यों प्रसिद्ध था? अफगानिस्तान का बामियान क्यों प्रसिद्ध था? बौद्ध प्रतिमा के लिए। किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरित चट्टान शिष्ट का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था? तो गंधार मूर्ति कला। पूर्वी रोमन शासक जस्टियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था? तो विधि। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या थी? तो 21 ईस्वी सन। शक संवत का प्रारंभ कब किया गया था? तो 78 ईस्वी में। विक्रम एवं शक संवतों में कितने वर्षों का अंतर है? तो 135 वर्ष का। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर का एक चैत्र ग्रेगियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन की सामान्य वर्ष की तिथियों में किस एक के तदनुरूप है? तो 22 मार्च अथवा 21 मार्च। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ था? तो ये था 57 ईसा पूर्व। देखिए यहाँ पर एक ये लाइन फिर से देख लेते हैं हम लोग। पहले तो कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? 81 ईस्वी। शक संवत का प्रारंभ कब होता है? तो 78 ईस्वी पर। शक और विक्रम संवत में अंतर कितना है? 135 वर्षों का। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर का एक चैत्र ग्रेगियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के सामान्य वर्ष की तिथियों में किस तिथि के तदनुरूप है? तो 22 मार्च अथवा 21 मार्च। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो 57 ईसा पूर्व। आगे देखिए, एक कुषाण देवकुल जहाँ राजघराने के व्यक्तियों की मूर्तियां रखी जाती थी, कहा जाता था माट। कहाँ मिला है? तो माट से मिला है। पेरिप्लस ऑफ द इरीथियन सी में उल्लेखित दक्षिणापथ के अंतर्देशीय बाजारों के प्रतिनिधि किस स्थान से संबंधित हैं? तो प्रतिष्ठान एवं तागर से। यौधेयों ने अपने टकसाल किस स्थान पर स्थापित किए थे? तो रोहतक तथा सुनेत में। कुषाण नरेश कनिष्क ने महाराजस राजा तिर्जस देवपुत्रस कैसरस का उपयोग किस अभिलेख में हुआ है? तो कनिष्क सेकंड के आरा पाषाण लेख 41 वर्ष। पेरिप्लस ऑफ द इरीथियन सी में दिए गए सत्य कथन कौन है? कोचिल, कमर, पोदुक दक्षिण भारतीय पत्तन थे। हाथी दांत का उत्पादन दोसारन या दोहन दसारन पूर्वी मालवा में किया जाता था। कालंदिया नामक बड़े पोत नगर एवं क्रैश की ओर रवाना होते थे। क्रैश की ओर रवाना होते थे। अब देखिए आंध्र सातवाहन राजवंश के बारे में देखते हैं। 27 ईसा पूर्व से लेकर 250 ईसा पूर्व तक है। 250 ईस्वी तक, लगभग 27 ईसा पूर्व से लेकर 250 ईस्वी तक है ये। आंध्र सातवाहन लगभग अब देख रहे हैं आप, लगभग ये है 277 तक इनका शासन चल रहा है। तो आंध्र सातवाहन वंश के इतिहास का अध्ययन हम किन स्रोतों के माध्यम से करते हैं? साहित्य, विदेशी विवरण और पुरातत्व के माध्यम से। साहित्यिक स्रोतों से सर्वप्रथम सातवाहनों की जानकारी प्राप्त होती है, तो पुराणों से। सातवाहन इतिहास के अध्ययन के लिए कौन से पुराण महत्वपूर्ण हैं? मत्स्य और वायु पुराण। पुराणों में सातवाहनों को क्या कहा जा गया है? तो आंध्र भृत्य या आंध्र जातीय। पुराणों में किस सातवाहन वंशों को संस्थापक बताया गया है? तो सिंधुक, शिशुक अथवा शिप्रक। शिमुक ने किस कण्व शासक की हत्या करके सातवाहन राजवंश की नींव डाली थी? तो सुशर्मा की। सातवाहन वंश के शासन किस क्षेत्रों तक विस्तारित था? तो महाराष्ट्र, आंध्र और कर्नाटक तक। सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ पर अवस्थित थी? तो ये प्रतिष्ठान पैठन।
सातवाहन राजवंश की राजकीय भाषा एवं लिपि क्या थी? तो प्राकृत और ब्राह्मी लिपि थी। सातवाहन कालीन प्रमुख अभिलेख देख लिए। नागनिका का नानाघाट महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित का लेख। गौतमीपुत्र सातकर्णी के नासिक से प्राप्त 2 गुहालेख। गौतमी बालश्री का नासिक गुहालेख। वशिष्ठीय पुत्र पुलमामी का नासिक गुहालेख। वशिष्ठी पुत्र पुलमामी का कार्ले गुहालेख। यज्ञश्री सातकर्णी का नासिक गुहालेख। फिर से देख लेते हैं। प्रमुख अभिलेख नागिन का नागघाट महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित का लेख। गौतमीपुत्र सातकर्णी के नासिक से प्राप्त 2 गुहालेख। गौतमी बालश्री का नासिक गुहालेख। वशिष्ठीपुत्र पुलमामी का नासिक गुहालेख। वशिष्ठीपुत्र पुलमामी का कार्ले गुहालेख। यज्ञश्री सातकर्णी का नासिक गुहालेख। सातवाहन के मूल निवास से संदर्भ में विद्वानों के मत। रिप्सन, स्मिथ और भंडारकार ये आंध्र प्रदेश स्थित थे। स्मिथ का था श्री काकुलम। फिर देखिए आगे नेक्स्ट विद्वान कौन थे? भंडारकर ये धन्य कटक था। और सुकथंकर ये वलेरी था। सुकथर ये वेलोरी मैसूर। अब सातकर्णी प्रथम देख लेते हैं। सातवाहन वंश का प्रथम यशस्वी शासक किसे माना जाता था? सातकर्णी प्रथम को। सातकर्णी प्रथम के शासन के संदर्भ में महत्वपूर्ण सूचनाएं किस अभिलेख से प्राप्त होती हैं? तो नागनिका या नयनिका नानाघाट अभिलेख से। सातकर्णी प्रथम में किन यज्ञों का संपादन किया था? तो 2 अश्वमेध तथा 1 राजसूय यज्ञ का। सातकर्णी प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो दक्षिणापति तथा अप्रतिहत चक्र की। पुराणों के अनुसार सातकर्णी प्रथम और गौतमीपुत्र सातकर्णी के बीच शासन करने वाले कुल कितने सातवाहन राजाओं का विवरण मिलता है? तो 10 से 19 तक। हाल देख लेते हैं। सातकर्णी प्रथम के पश्चात सातवाहन वंश का कौन शासक बना जो अपनी शांतिप्रियता के लिए जाना जाता था? तो ये हाल था। सातवाहन कुल का वह कौन सा शासक था जो स्वयं बहुत बड़ा कवि और कवियों और विद्वानों का आश्रयदाता था? तो ये हाल था। हाल ने प्राकृत भाषा में किस ग्रंथ की रचना करी थी? गाथा सप्तशती की। हाल के दरबार में कौन से विद्वान रहते थे? गुण और शर्ववर्मन और गुढ़ ये थे। हाल के दरबारी विद्वान गुढ़ और शर्ववर्मन ने किन ग्रंथों की रचना करी थी? तो बृहद कथा और कातंत्र। गौतमीपुत्र सातकर्णी ये आपका बहुत ही प्रतापी शासक था सातवाहन वंश का। और इसका शासनकाल 106 ईस्वी से लेकर 130 ईस्वी तक रहा था। सातवाहन वंश के किस शासक ने सातवाहनों की खोई हुई शक्ति और प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त करी थी? तो गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। पुराणों के अनुसार गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश के किस क्रम का शासक था? 23वें क्रम का शासक था। गौतमीपुत्र सातकर्णी की सैनिक सफलताओं और अन्य कार्यों का जानकारी किन स्रोतों से प्राप्त होती है? तो गौतमी बालश्री के नासिक प्रशस्ति से। पुलुमावी के नासिक गुहालेख से। महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। नासिक प्रशस्ति में गौतमी पुत्र सातकर्णी को वेदों का आश्रय और आगमन निलय तथा अद्वितीय ब्राह्मण एक ब्राह्मण कहा गया है। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने वेणाकटक स्वामी की उपाधि धारित की थी और वेणाकटक नामक नगर की स्थापना करी थी। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने राजराज, महाराज, स्वामी आदि उपाधियां धारण करी। नासिक अभिलेख में गौतमीपुत्र सातकर्णी को पर्वतों का स्वामी कहा गया है। इस प्रशस्ति में बताया गया है कि उसके घोड़ों ने तीनों समुद्रों का पानी पिया था। सातकर्णी ने
आज कालकिया तथा कार्ले के बौद्ध भिक्षु संघ को कौन सा ग्राम दिया था? तो करजक नामक ग्राम। गौतम बुद्ध सातकर्णी ने किस शक शासक को पराजित किया था? तो नहपान को पराजित किया था। आगे देखते हैं, किस अभिलेख में गौतमी बुद्ध सातकर्णी के संदर्भ में कथन है कि उसने शक यवन पहलवों का विनाश किया तथा 6 रात कुल का उन्मूलन किया एवं सातवाहन कुल की प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित किया था? तो पुलुवामी के नासिक अभिलेख से। किस स्थल से प्राप्त मुद्राओं के आधार पर यह सिद्ध होता है कि गौतमी बुद्ध सातकर्णी ने 6 रात शासक नहपान को पराजित किया था? तो जोगालथम्बी मुद्रा भाण नासिक से। जोगलथम्बी मुद्रा भाण नासिक से। गौतमी बुद्ध सातकर्णी के शासन किन क्षेत्रों तक था? तो उत्तर में मालवा और कठियावाड़ से लेकर दक्षिण में कृष्णा नदी तक, पूर्व में विदर्भ से लेकर पश्चिम कोणार्क तक, कोंकण तक, विदर्भ से लेकर कोंकण तक। किस सातवाहन शासक को द्विजेतर जातियों के कुलों का वर्धन करने वाला या द्विजावर कुटुंब विवर्धन कहा गया है? तो गौतमी बुद्ध सातकर्णी को कहा गया है। गौतमी बुद्ध सातकर्णी कुल कितने वर्षों तक शासन किया? तो 24 वर्षों तक शासन किया इसने। पुलवामी 130 ईस्वी से लेकर 154 ईस्वी तक लगभग कितना रहा आपका? 24 वर्ष। ये भी गौतमी बुद्ध सातकर्णी के बाद सातवाहन वंश का शासक कौन बना? तो वशिष्ठिपुत्र पुलुवामी। वशिष्ठिपुत्र पुलुवामी के पुराणों में क्या कहा गया है? तो पुलामा, पुरोमानी अथवा पुलोवामी। किस सातवाहन शासक को प्रथम आंध्र सम्राट कहा गया है? तो किसे कहा गया है? तो ये हम कहा गया है वशिष्ठिपुत्र पुलुवामी को। आंध्र प्रदेश पर आधिपत्य स्थापित करने के पश्चात वशिष्ठिपुत्र पुलुवामी ने कौन सी उपाधि धारण करी थी? तो दक्षिणापथेश्वर की। कौन कौन से हैं? पुराणों के अनुसार वशिष्ठिपुत्र पुलुवामी ने लगभग 130 से 159 ईस्वी तक शासन किया था। उसके अनुसार उसके कुछ सिक्कों पर 2 पतवारों वाले जहाज का चित्र बना हुआ है, जो कि सातवाहन की नौशक्ति को विकसित होने का प्रमाण है। उसी के काल में अमरावती के स्तूप संवर्धन हुआ था। तो पुराणों की पुलुवामी के बाद शिव श्री सातकर्णी, ये 159 से लेकर 166 ईस्वी तथा शिव स्कंद सातकर्णी 167 से लेकर 174 ईस्वी तक राजा हुए। यज्ञश्री सातकर्णी ये 165 ईस्वी से लेकर 193 ईस्वी तक। ये सातवाहन वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक कौन था? तो यज्ञश्री सातकर्णी था। यज्ञश्री सातकर्णी ने कुल कितने वर्षों तक शासन किया था? तो 27 वर्षों तक। किस सातवाहन शासक के सिक्कों पर जलपोत के चिन्ह उत्कीर्ण मिलते हैं? तो यज्ञश्री सातकर्णी के। अब सातवाहन साम्राज्य का विघटन देख लेते हैं। सातवाहन साम्राज्य के पतन के पश्चात दक्षिण पश्चिम भारत में किन राजवंशों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करी थी? तो किसने की थी? इक्ष्वाकु। ये श्री पर्वतीय आंध्र, आभीर नासिक प्रदेश, महाराष्ट्र, चुटु सातकर्णी वंश ये कुंतल प्रदेश, ये कर्नाटक। पुराणों में यज्ञश्री सातकर्णी के पश्चात किस सातवाहन शासकों के नाम का उल्लेख मिलता है? तो विजय, चंद्रश्री और पुलोमा। विजय, चंद्रश्री और पुलोमा का। अभीर वंश की स्थापना किसने करी थी? ईश्वर सेन ने। कलचुरी चेदी संवत की स्थापना किसने करी थी? तो ईश्वर सेन ने। ईश्वर सेन की कलचुरी चेदी संवत की स्थापना कब की थी? तो ये करी थी 248 से 49 ईस्वी में। पुराणों में इक्ष्वाकु वंशी शासकों को क्या कहा गया है? तो इन्हें क्या कहा गया है? श्री पर्वतीय
श्री पर्वत के शासक तथा आंध्रभृत या आंध्रों का नौकर कहा गया है। इक्ष्वाकु वंश की स्थापना किसने करी थी? तो श्री शांतमूल ने। इक्ष्वाकु वंशीय शासक किसके सामंत थे? सातवाहन के थे। किस इक्ष्वाकु वंशी शासक ने अश्वमेध यज्ञ किया था? तो श्री शांतमूल ने। इक्ष्वाकु वंशी शासक किसके मत के पोषक थे? तो बौद्ध मत के पोषक थे। आगे देखिए, इक्ष्वाकु शासकों की समाप्ति किस राजवंश ने की थी? तो पल्लवों ने कांची। सातवाहन शासक का अंतिम शासक कौन था? तो पुलुमावी ये फोर्थ। तथा कुंतल प्रदेश के ऊपर तीसरी शती में सातकर्णी वंश की स्थापना वंश का शासन स्थापित हुआ था। इस वंश के शासन की समाप्ति कदम्बों ने किया था। दक्षिण भारत में अन्य छोटे छोटे राजवंश राजनीति में सक्रिय थे। कृष्णा और मछलीपट्टनम के बीच बृहत्फल्यान तथा कृष्णा और गोदावरी के बीच शलंकायन राजवंश था। बृहत्फल्यायों की राजधानी पीथुंड तथा शलंकायनों की राजधानी वेंगी थी। इस तरह तीसरी शताब्दी के मध्य सातवाहन साम्राज्य पूर्ण रूप से छिन्न भिन्न हो गया। अब शक सातवाहन संघर्ष देख लेते हैं। किस शक शासक के काल में शक सातवाहन संघर्ष प्रारंभ हुआ? तो नहपान ये 6 रात वंश था। गौतमीपुत्र सतकर्णी ने किस शक शासक को पराजित किया था? तो नहपान एवं ऋषभदत्त उशवाद को। किस अभिलेख में गौतमीपुत्र सतकर्णी के संदर्भ में यह कथन उद्धृत है कि क्षारतों के विनाश करने वाला तथा शक, यवन और पहलवों के उन्मूलन करने वाला तथा सातवाहन कुल की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने वाला कहा गया है? तो नासिक प्रशस्ति में कहा गया है ये गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में। वशिष्ठिपुत्र पुलवामी के समय सातवाहनों का संघर्ष किस शक शाखा के साथ हुआ था? तो कारदमक के साथ हुआ। दक्षिणापति स्वामी वशिष्ठिपुलुमावी को किस शक शासक ने पराजित किया था? तो रुद्रदामन कारदमक शाखा थी। अब देखिए, कलिंग एवं चेदी राजवंश। कलिंग में चेदी राजवंश की स्थापना किसने करी थी? तो महाघोषवाहन ने करी थी। चेदी राजवंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा कौन था? तो खारवेल था। चेदी शासक खारवेल का शासन काल कब से कब तक हुआ? तो 44 ईस्वी पूर्व तक। किस अभिलेख से खारवेल के संदर्भ में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है? तो हाथी गुफा अभिलेख से। खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख कहाँ पर अवस्थित था? उदयगिरी खंडगिरी की पहाड़ी पर। चेदी शासक खारवेल किस मत का अनुयायी था? तो जैन मत का अनुयायी था। चेदी शासक खारवेल ने किस स्थान पर एक नहर का निर्माण करवाया था? तो तनसुली से कलिंग तक। महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, हाथी गुफा अभिलेख से राजा खारवेल के राज्याभिषेक के प्रथम वर्ष से लेकर 13वें वर्ष तक शासन एवं कार्यों का विवरण मिलता है। शासन के 11वें वर्ष खारवेल ने पिथुंड नगर मद्रास के निकट में गधों का हल चलवाया था। हाथी गुफा अभिलेख में सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है। चक्रवर्ती की उपाधि से संबंधित जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो रानी के अभिलेख से। चेदी शासक खारवेल ने चक्रवर्ती के अतिरिक्त और किन उपाधियों को धारण किया था? तो राजश्री, महाविजयराज, धर्मराज, भिक्षुराज, वृद्धराज। हाथी गुफा अभिलेख में उत्कीर्णन तिथि कब मानी जाती है? तो ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दी में। सातवाहन युगीन संस्कृति के बारे में देखते हैं। शासन व्यवस्था। सातवाहन प्रशासन का स्वरूप कैसा था? तो राजतंत्रात्मक था। सातवाहन देशों
तरह की उपाधियां धारण की थी। तो कौन कौन सी उपाधियां थी? राजन, राजराज, महाराज एवं स्वामिन की। सातवाहन रानियों को किस तरह की उपाधियां धारण की थी? देवी, महादेवी। सातवाहन काल में किन दो रानियों ने प्रशासन में सक्रिय रूप से भाग लिया था? तो नागनिका सतकर्णी प्रथम की रानी थी और तथा गौतमी बलश्री गौतमीपुत्र सतकर्णी की माता। सम्राट की सहायता के लिए किस अधिकारियों का एक सामान्य वर्ग होता था? तो अमात्यों का। महारथी तथा महाभोज जैसे बड़े सामंतों का उल्लेख किस अभिलेख में किया गया है? तो कार्ले और कन्हेरी के लेख में थे। महारथी और महाभोज किस क्षेत्र के सामंत थे? उत्तरी कोंकण क्षेत्र के। महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। प्रशासन की सुविधा के लिए साम्राज्य को अनेक विभागों में बांटा गया था, जिन्हें आहार कहा जाता था। प्रत्येक आहार के अंतर्गत एक नियम केंद्रीय नगर अथवा कई गांव होते हैं। प्रत्येक आहार के शासन एक अमात्य के अधीन होता था। सातवाहन लेखों के प्रशासन के बारे में कुछ पदाधिकारियों के नाम भी मिलते हैं, जैसे भंडारिक, कोषाध्यक्ष, ये राजस्व विभाग का प्रमुख, पनीयघरक, नगरों में जलपूर्ति का प्रबंधक करने वाला अधिकारी, कर्मांतिक, भवनों के निर्माण की देखरेख करने वाला सेनापति आदि। ग्राम का अध्यक्ष ग्रामिक या गौलमिक होता था। सातवाहन काल में नगरों के शासन निगम सभा द्वारा चलाया जाता था। सातवाहन काल के प्रमुख नगर थे भारूकच्छ, बड़ौद जिसे बोलते हैं, सोपारा, कल्याण, पैठन, गोवर्धन, धान्यकटक आदि। इसमें से कुछ प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र थे। सातवाहन राजाओं ने ब्राह्मणों तथा श्रमणों को कर मुक्त भूमि दान में दिया था, जो कालांतर में सामंतवाद को जन्म दिया था। आगे देखते हैं। सातवाहन काल में सातवाहन युगीन सामाजिक व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो वर्णाश्रम धर्म पर। सामाजिक व्यवस्था में कौन सा वर्ण सबसे ऊपर था? तो ब्राह्मण वर्ग। सातवाहन नरेशों ने किस सामाजिक व्यवस्था को रोकने का प्रयास किया था? तो वर्ण संकरता को। सातवाहन समाज में स्त्रियों की दशा कैसी थी? अच्छी थी। क्यों? क्योंकि सातवाहन समाज में देख रहे हैं माताओं के नाम से ही जो है शासन प्रबंधन चल रहा है, जैसे गौतमीपुत्र, वशिष्ठीपुत्र। तो स्त्रियों की स्थिति अच्छी होने का ये प्रमाण है कहीं ना कहीं। सातवाहन समाज में महिलाओं की अच्छी स्थिति किस तरह से प्रदर्शित होती? शासकों का नाम मात्र प्रधान होता था, है ना, गौतमीपुत्र, वशिष्ठीपुत्र। धार्मिक दशा देखते हैं। सातवाहन नरेश किस धर्म के अनुयायी थे? वैदिक ब्राह्मण धर्म के। सातवाहन राज परिवार की महिलाएं किस धर्म को पराश्रय देती थी? बौद्ध धर्म को। किस सातवाहन नरेश ने अश्वमेध एवं राशि यज्ञ का अनुष्ठान करवाया था? तो सातकर्णी प्रथम ने। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने को नासिक प्रशस्ति में क्या कहा गया है? तो वेदों का आश्रय और अदिति ब्राह्मण। सातवाहन नरेशों की अन्य धर्म के प्रति कैसी नीति थी? तो धार्मिक सहिष्णुता की। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने अपने को किस रूप में स्वीकार किया था? तो कृष्ण, बलराम और शंकरषण के रूप में। सातवाहन काल में धर्म के प्रधान केंद्र कौन कौन से थे? तो अमरावती, नागार्जुन कोंड और श्रीशैल। किन स्थलों पर सातवाहन शासकों द्वारा अनेक स्तूप, चैत्य एवं विहार बनवाए गए थे? तो नागार्जुन कोंड एवं जोगायापेट। आर्थिक दशा देख लेते हैं। सातवाहन काल की आर्थिक दशा